कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। आपका तो खेला होवे का नारा चल रहा है। 2024 के लिए भी कहा जा रहा है कि खेला होगा और 2022 जो यूपी इलेक्शन होगा उसके लिए भी लगातार कहा जा रहा है कि खेला होगा। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी का कहना है कि आप जितना विरोध कर लो, भाजपा वाले आपसे नहीं डरेंगे। वहीं ममता बनर्जी के मोदी विरोधी गठबंधन की संभावना के बीच रामदास अठावले ने यह भी कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करना ममता बनर्जी की क्षमता से परे है, क्योंकि प्रचंड जीत के साथ पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी 2024 में खुद को पीएम मोदी के खिलाफ प्रमुख दावेदार के रूप में पेश करने के लिए दिल्ली के गलियारों में तेजी से लगातार कदम बढ़ा रही हैं। इसके अलावा 2024 के चुनावों में विपक्ष के चेहरे पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है, एकदम अस्पष्ट स्थिति बनी हुई है। हालांकि ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी बैठक की, लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि 2024 के आम चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। रामदास अठावले ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। नहीं है, उनको बोलने का अधिकार है, बोलने दो। हम हमारा काम कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं और 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आएगी और कांग्रेस और विरोधी दलों को हम सबक सिखाने का काम करते रहेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि जो ब्राह्मण सम्मेलन लेने की कोशिश मायावती की हो रही है, लेकिन उनको जो करना है वो करने दो सम्मेलन, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करने का ब्राह्मणों का है मन, तो उनके मन में बीजेपी को सपोर्ट करने की भावना है। सम्मेलन हर एक को करने का अधिकार है। सपा भी मतलब ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है। सभी अलग अलग जाति को जोड़ने की कोशिश भी मतलब प्रियंका गांधी जी कर रही है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक पार्टी को अपनी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह 5 सालों में 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है उसके कारण मुझे लगता है कि जिस तरह वैक्सीन का विषय है, कोरोना का सामना करने का विषय है, योगी जी ने बहुत बड़ी यंत्रणा स्ट्रिक्ट करने के बाद यहाँ मतलब इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी या 100 के अंदर के केसेस आ रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए योगी जी ने जो विकास का काम किया है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए बाकी के लोग जो कुछ भी है करने दो, लेकिन बीजेपी सत्ता में आएगी, रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। दलित वोट जो है मैक्सिमम हम यहाँ लाने की कोशिश करेंगे और इसीलिए बीजेपी के नेताओं को भी मेरा नम्र विनती है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को साथ में रखने से बीजेपी को अच्छा फायदा है। दलित वोट कैप्चर करने के लिए, मायावती को धक्का देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को साथ रखने का निर्णय अगर बीजेपी लेती है तो मुझे लगता है कि बीजेपी का और भी ज्यादा फायदा होगा और आरपीआई को भी यहाँ स्टैंड होने का मौका मिलेगा। ऐसी मेरी मैं भी कलबे जवाद जी ने जो बताया कि भाई मुस्लिम समाज को मतलब आर्थिक विकास के लिए कोई योजना बननी चाहिए, उनको जो नौकरियां है, हमारे नौजवान लोग हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, तो उसके तरह जरूर हम कोशिश करेंगे कि जो 10% आरक्षण इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को देने का निर्णय हुआ है उसमें हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज भी उसमें आता है, उसका फायदा मुस्लिम नौजवानों को किस तरह ज्यादा मिल सकता है उसके लिए जरूर हम कोशिश करते रहेंगे। मेरा डिपार्टमेंट सामाजिक न्याय का डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट भी मतलब उनको न्याय देने के लिए जरूर कोशिश करता रहेगा और हमारा मकसद ये है कि भाई हिंदू मुसलमानों को जोड़ने का काम हमें करना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी मिशन था, ये समाज को जोड़ने का मिशन था, समाज में समानता लाने का मिशन था और इसीलिए अगर समाज में समानता लाने का अगर पूरा हो जाएगा मिशन तो जरूर मजबूत हो जाएगा अपना भारत नेशन। तो भारत नेशन को मजबूत करने के लिए हमारी कोशिश है। तो कलबे जवाद जी ने जो भावना हमारे पास व्यक्त की है जरूर मैं मोदी जी के कान पर मैं डालूंगा। योगी एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद चर्चा होगी। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। 2024 में खेला होवे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में देवेंद्र प्रमुख बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय उपाध्याय जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए 2024 में खेला होवे, ये खेला विपक्ष का होगा या फिर मोदी का होगा, आपका रिएक्शन? मुझे लगता है न विपक्ष है न पक्ष की बात है। 2024 में इस देश की जनता खेला करेगी। जिस तरह से जनता के साथ अन्याय हुआ है, कोविड को प्रबंधन में लाखों लोगों की मौत हुई है, सरकार लापरवाह बनी रही है, कुंभकर्णी निद्रा में सोई रही है, जिस तरह से महंगाई का आलम है, आसमान छू रही है महंगाई, बेरोजगारी से लोग तंग हैं, और जो सबसे ज्यादा समस्या है जो सब देख रहे हैं पूरे देश में, जिस तरह झूठे वादे करके सरकार आई थी 2014 में भी, 2019 में भी लोग उस छलावे में आ गए और उनको लगा कि सरकार जो है विकास के मुद्दों पर काम करेगी। जनता कोई भी सरकार चुनती है तो उसके कहीं ना कहीं उद्देश्य वही होते हैं। रोजी रोजगार के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा कैसा रहेगा, लोगों को कैसे राहत मिलेगी। आज जो है मोदी जी का जो एज है उससे ज्यादा तो रुपये का एज हो गया है, रुपये की डॉलर के अगेंस्ट चला गया है। पेट्रोल डीजल की बात जिस तरह से सरकार ने की थी, आपने देखा कि क्या हालत है, अब 100 के पार दोनों हो गए हैं। किसानों की हालत सबने देखी, किस तरह से बेरहमी के साथ उनके साथ सत्ता पक्ष पेश आ रही है। धरती पुत्र, अन्नपूर्णा माँ के धरती पुत्र हैं किसान पुत्र, उनके कल्याण के लिए बात होनी चाहिए थी। तो कोर्ट में एक तरफ तो शपथ पत्र दे करके सरकार कहती है कि हम उनके आय को दोगुनी नहीं कर सकते लागत पर, और दूसरी तरफ झूठे वादे करती रही और किया क्या, फाइनली 3 काले कानून ला दी, जिसका नतीजा पूरा देश भुगत रहा है और किसान जो है परेशान है। जो प्राइवेट जो फसल बीमा योजना के में प्राइवेट प्लेयर को लाई, 26,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसानों के जो प्रीमियम थे उसको, उनका मुनाफा उनको मिल गया, उनके जेब में चला गया। किसानों का लूट और पूंजीपतियों का छूट, यही इस सरकार की देन है। सभी जो सरकारी संपत्तियां देश की हैं वो सब बेची जा रही है। डॉक्टर उपाध्याय, ये बताइए विपक्ष का खेला होगा कि नहीं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खेला नहीं मोदी का मेला होगा, इसका जवाब दीजिए। देखिए, सरकार तो बार बार वही कहती रही है कि मेला होगा, लेकिन जिस तरह से देश में समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए विपक्ष एकजुट होकर एक मंच पर, जो नारा है ये विपक्ष की तरफ से चलता है, विपक्ष की तरफ से चल रहा है और ममता बनर्जी की तरफ से चलता हुआ आ रहा है। सभी विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल हो रही है। विपक्ष ने कोई ऐसा नारा नहीं दिया है ऐसा, लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष जो जनता के मुद्दे हैं उसको उठा रही है, और जनता भी समझ रही है कि सरकार, जिन सरकार को इतनी आशाओं के साथ चुना गया था, जिस तरह से 300 से ज्यादा सीट थी और जो लोगों की आशाएं थी वो धूल दूसरित हो रही है। विपक्ष का काम है उनको कहीं न कहीं प्लेटफॉर्म देना, और विपक्ष प्लेटफॉर्म दे रही है। आपस में भी विपक्ष की बात, जैसा कि आपके प्रोमो में चल रहा था, मैंने सुना, निश्चित तौर पे विपक्ष एक मंच पर पहले भी थी, एकजुट है। आज भी यूपी और एनडीए 2 गठबंधन है देश में। ठीक है कि कुछ लोग उसमें से बाहर हैं, कुछ लोगों को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ साथी जो है भाजपा के टूट गए, वो हमारे साथ जुटने की स्थिति में है। महागठजोड़ बिल्कुल ठीक आगे बढ़ेगा। बिल्कुल आती हूँ आपके पास। देवेंद्र जी, विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है, हालांकि पहले भी एकजुटता की तस्वीर देखी जाती रही है, भले ही वो बीच में गायब हो गई हो कुछ समय के लिए, लेकिन एक बार फिर से हम विपक्ष की एकजुटता की तस्वीर देख रहे हैं। बीजेपी तैयार है इस खेला के लिए, और कितनी तैयार है, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ हैं 2024 के लिए? देखिए काजल जी, बीजेपी तो पूरी तरह से तैयार है। ये तो विपक्ष का मामला है तैयार होना। लोकतंत्र में सबका अधिकार अपनी अपनी बात रखना, और अच्छी बात लगी ज्यादा मजबूत है, ये मत भूलिए। इस बार एक साथ लड़ाई हो रही है, विपक्ष ज्यादा मजबूत है, पहले ऐसा नहीं था। चुनौती 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बहुत ज्यादा हो चुकी है आपके लिए। देखिए, 2018 की घटना आपको याद दिलाना चाहूंगा। नेशनल चैनल है आपका, आपके माध्यम से सारी चीज जो है ओपन होती है जनता के बीच में। एक कर्नाटक में मीटिंग हुई थी बहुत बड़ी जी, और जब शपथ समारोह था वहाँ, तो कांग्रेस का जिस तरीके का गठबंधन वहाँ जुड़ा, अभी जिक्र कर रहे थे हमारे मित्र, यूपीए गठबंधन के माध्यम से ही बना था वो गठबंधन, बड़ा गठबंधन था, सबने हाथ मिलाए थे, और यूपी से जाकर, बिहार से जाकर, और ममता दीदी तक भी उसमें थी, सब लोग थे, कोई पीछे नहीं रहा था, और बहुत अच्छे से हुआ था। और इससे ज्यादा और होने वाला कुछ है नहीं, वो परिणाम आपके सामने है। और दूसरा ये कह रहा हूं कि मुझे खुशी इस बात की ज्यादा है कि आज विपक्ष जो है चिंतन की बजाय चिंता कर रहा है। चिंतन और चिंता 2 शब्द हैं। चिंतन करना
उन लोगों का काम है जो आगे बढ़ते हैं, और चिंता वो करते हैं जो ध्वस्त होते हैं। विपक्ष की चिंता ये है सबसे बड़ी काजल जी कि उनके पास आज तक कोई नेता है, 7 साल में ना बन पाया, ना बन पाएगा। क्यों? ममता बनर्जी नेता नहीं है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस में भी हैं, टीएमसी में भी हैं, बहुत है। और अब तो सभी पार्टी एक साथ, अब तो ममता बनर्जी आई थी, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके गई थी, सोनिया गांधी से मुलाकात के गई हैं। चेहरा कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं ना कि प्रधानमंत्री के रूप में देश सिर्फ मोदी को देखना चाहता है, ये कोई जरूरी थोड़ी है। देखिए, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अपने अपने घर के नेता हैं, कोई एक दूसरे का नेता नहीं है। ना तो सानिया जी चाहती कि राहुल को पीछे हटा के ममता जी पेश किया जाए, और ममता जी सबसे मिली है, ये लोकतंत्र में मिलना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने समझा है कि बंगाल जीतने के बाद वो भारत जीतने की बात करनी है, और पश्चिम बंगाल की बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और बीजेपी को कोसने की जरूरत नहीं है। वहां 3 सीट से 76 सीट पर हैं, और ये बड़ा मामला कोई छोटा नहीं है। वहां जो मेहनत हमने की थी उससे ज्यादा हमको मिला। मैं आपको तर्क के साथ बोलता हूँ, हमेशा बीजेपी को आज तक 2014 के बाद पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आगे बढ़ने की, और चिंतन सब घर लेकर आ रहा हूं। चिंतन इसलिए करना है कि हम पीछे से भी आगे जाएंगे, आगे से पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। जहां तक आज हम हैं उससे भी आगे जाएंगे। हमारा लक्ष्य होगा क्लीन स्वीप का, और कांग्रेस का नाम देश से अब जो है ये पीछे आना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वो राजनीति अच्छी नहीं कर रहे। इस स्तर की राजनीति किसानों पर बंदूक चलाना कंधे पर रखकर, और कहीं हिंदू मुस्लिम की बात कर जो कि 2014 से और आप लेकर आप 21 तक कोई मुस्लिम हिंदू का झगड़ा पूरे देश और प्रदेश में नहीं हो पा रहा। ये लोग तरस हैं, ये लोग तत्वहीन हो चुके हैं, विहीन हैं बिल्कुल। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं है, और ये बस चिल्लाते हैं विकास और फलाना ढिकना, 2-4 चीज जो सीख रखी है। मोदी को हटाना, देखिए पहले तो ना फैक्ट समझिए देवेंद्र जी, आपको पता मोदी को हटाना विपक्ष की मजबूरी हो गई है, सिर्फ एक विपक्ष की नहीं बल्कि सभी पार्टियों की, क्योंकि हम संसद का हाल देख रहे हैं। जिस दिन से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, पेगासस पर चर्चा विपक्ष करना चाहता है, वो नहीं हो पा रही है। विपक्ष को बोलने का मौका आप लोग नहीं देते हैं। विपक्ष आवाज अगर संसद के बाहर उठाए, किसानों के समर्थन में उठाए, तो वहां भी आप उनकी नहीं सुनते हैं। तो एक मजबूरी बन गई है सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आकर मोदी को हटाने की। नहीं, अच्छी बात है लोकतंत्र में, आप इकट्ठा होकर आइए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़िए, हटाइए, लेकिन जंग का मैदान थोड़ी बना सकते हैं आप। जिस तरीके से विपक्ष जो काम करता है, आप मानसून सत्र की बात कर रहे हैं, आप पर डे का खर्चा उसमें जोड़ लीजिए। विपक्ष शांति से चाहे चर्चा कराए, कहाँ मदद करती है सरकार, काम नहीं सुनी। विपक्ष के लिए ही तो सरकार को जाना पड़ता है, नहीं तो बहुमत है सरकार के पास, दोनों सदनों में बहुमत है, राज्यसभा से लोकसभा तक। अगर विधेयक की पास बिगर विपक्ष के भी हो सकता है। विपक्ष को बुलाने के लिए और स्वस्थ चर्चा करने के लिए ही तो संसद चल रहा है, उसी का तो ठीक है डॉक्टर उपाध्याय, सुन पा रहे हैं आवाज, सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी, देवेंद्र जी की आवाज बीच में थोड़ी देर के लिए नहीं सुन पाया। कोई नहीं, मैं उनका सवाल बताती हूँ। और सवाल मेरा, आप सवाल सुनिए डॉक्टर उपाध्याय, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि आप लोगों के पास चेहरा नहीं है, आप लोगों में चेहरे की लड़ाई होगी। अगर आप लोग एक साथ आ भी जाते हैं, सभी पार्टियां एकजुट हो जाती है, इलेक्शन लड़ भी लेती हैं, तो फिर आप लोग चेहरे के लिए लड़ेंगे। प्रधानमंत्री कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा? क्या सोनिया गांधी ममता बनर्जी से पीछे होना चाहेंगी या फिर अन्य नेताओं से पीछे होना चाहेंगी? आप लोगों में जो लड़ाई होगी वो चेहरे को लेकर होगी। दो चीजें हैं। पहली बात, देवेंद्र जी ने कहा चेहरा नहीं है। मोदी जी को याद कीजिए 2013 में मार्च से पहले क्या चेहरा थे, और उस समय भी भाजपा के अंदर चेहरा नहीं थे, देश की तो बात कीजिए। लेकिन जब परिस्थिति बनी तो देश के चेहरा हो गए। इससे पहले आप याद कीजिएगा 2004 में जब वाजपेयी जी पीक पे थे तो क्या कोई चेहरा था? मनमोहन सिंह जी आए और 10 साल सरकार चलाए देश में। इससे भी पहले की मैं बात करूंगा, कांग्रेस के भी इंदिरा जी जब हारी थी 74 में, कोई चेहरा था? कोई चेहरा नहीं था। 74 में हर कांग्रेस को देखना पड़ा। 90 में रामू बामो की जो सरकार बनी थी उस समय क्या इनके पास कोई चेहरा था? लेकिन कांग्रेस को हार देखना पड़ा था। देश की तासीर को नहीं समझते ये लोग यही गलती करते हैं बार बार कि अहंकार में और अंधभक्ति में लोग भूल जाते हैं कि ये देश वाकई बहुलता में एकता का देश है। ये देश की तासीर यही है। यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति और सभी क्षेत्र के लोग, जो परिस्थितियां होती है तो देश के साथ। डॉक्टर उपाध्याय, आप लोगों को लगता है, या फिर मैं पूरी विपक्षी पार्टियों को लेकर ही सवाल पूछूं, आप लोगों को लगता है कि ये जो एकता की तस्वीर अभी हमने 2-3 दिन पहले देखी थी, ये 2024 तक यूं ही बरकरार रहेगी? मुझे लगता है कि यूं ही बरकरार नहीं और मजबूत होगी। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखते जाइए।
जो इनके साथ एनडीए के बहुत सारे साथी हैं, आप देख लीजिएगा, वैसे भी इनके कुनबे कम हो गए हैं और हमारे तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। शिवसेना जैसे पार्टियां भी हमारे साथ आई है। आने वाले समय में अभी और क्या क्या होगा देखिएगा। यदि खेला हो भी सही शब्द की बात कही जाए, हालांकि शिवसेना पर भरोसा नहीं कर सकते, शिवसेना में बहुत कुछ चल रहा है सर, शिवसेना पर भरोसा नहीं कर सकते आप, बहुत कुछ चल रहा है। डॉक्टर उपाध्याय मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, शिवसेना पर आप लोग भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वहां बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि आप लोग के गठबंधन में है वो, तब भी आप लोग भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी वालों से मुलाकातें लगातार होती रहती है। एक ब्रेक के लिए आप पर रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, चुनौती आपके लिए सिर्फ 2024 नहीं है बल्कि 2022 का यूपी इलेक्शन भी है, क्योंकि वहां पर भी जो एकता है वो देखी जा रही है। हम सुन भी रहे हैं कि वहां पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में शायद ममता बनर्जी वो प्रचार कर सकती हैं, या फिर एकता वहां पर किसी ना किसी पार्टी की देखने को मिलेगी। ये जो तस्वीर अभी आपने 2-3 दिन पहले देखी थी, ये आपको पहले 2022 में दिखेगी, उसके बाद 2024 में दिखेगी। तैयार है? काजल जी, मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा आपको। आपने 2022 का जिक्र करके अच्छा किया, बहुत अच्छी बात निकाल के अच्छा क्वेश्चन आया आपका। अभी 2024 पर जो चर्चा हो रही है, 2024 पर ये लोग चर्चा कर रहे हैं। अब ये ममता दीदी का जो है मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें जो एकता दिख रही है वो 2022 के लिए भी दिख रही है, एकता के संकेत दिख रहे हैं हमें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये एकता 2022 के लिए पहले होगी या 2024 के लिए, और ये एकता यूपी में अखिलेश जी के साथ होगी या फिर मायावती जी भी के साथ आएंगी तो उनके साथ होगी, या कांग्रेस के साथ होगी, या फिर ये सब लोग इकट्ठे आएंगे, ये भी क्लियर कराइए आप। 2022 की तस्वीर क्या होगी, 2022 में क्या रूप दिया जाएगा गठबंधन को, और 2024 में क्या देना है, ये भी स्पष्ट करना है। और अगर ये दोनों ही स्पष्ट करके 2022 में ये गठबंधन तय हो, जो 2024 तक तो टेंशन ही है ना आपके लिए, तो जो चिंताएं वो बढ़ेंगी अगर साथ में आ भी गए तो। हमारे लिए टेंशन कहाँ है, हम तो पीछे से लड़ते आ रहे हैं। 2014 में तो हमने महागठबंधन का सामना किया, जॉब होने की उम्मीद नहीं है। जो 2 लौंडे यूपी के इकट्ठे चले थे, आज वो उम्मीद है कि आपको फिर साइकिल पर बैठेंगे, हाथ का पंजा फिर साइकिल चलाएगा। संभावनाओं का खेल है, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, हो सकता है 2 दिन पहले गठबंधन हो जाए। नहीं, वो उसका स्वागत है, क्योंकि हम पहले इस तैयारी को कर चुके हैं और इस कुश्ती को हमने फतेह किया है। और ये कुश्ती का नियम है कि जब एक बार किसी चीज को, पहलवान को हरा दिया जाता है तो रूप बदलना पड़ता है, नाम बदलना पड़ता है, पहलवान बदलना पड़ता है, अखाड़ा एक होता है। राजनीति में कुछ ना कुछ विपक्ष को बदल कर आना पड़ेगा हमारा सामना करने के लिए, ये कह रहा हूं। चलिए जवाब लेते हैं, डॉक्टर उपाध्याय से जवाब लेते हैं। डॉक्टर उपाध्याय, 2022 में यूपी इलेक्शन में रूप बदल कर आएंगे, अखाड़ा वही होगा या फिर कुछ और साथी भी आपके साथ होंगे, क्योंकि 24 से पहले तो 22 की टेंशन कांग्रेस को होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो इनको खुद रूप बदलने की जरूरत पड़ गई है, तभी तो मोदी जी और जोगी जी बनाम जो चल रहा है रोज कहानी है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह पहले कोई शर्मा जी आए, फिर वर्मा जी आए, फिर सिन्हा जी आए, अभी तो आते रहेंगे। और योगी जी वर्सेस मोदी जी चल रहा है, अभी तो वहीं पे रूप बदलना है। इनके भाजपा के साथी जो है 106 लोग जो है एमएलए, वो विधानसभा के पटल पर कहते हैं कि जोगी जी जो है वो सक्षम मुख्यमंत्री नहीं है। सबने देखा किस तरह एक एमएलए ने जब कहा कि भाई सीतापुर का राजीव राठौर जी, इनके राकेश राठौर जी, कि यदि कुछ बोलेंगे तो रासुका लगा देंगे। सांसद तक, यहाँ तक कि एक सीनियर सांसद जो मंत्री भी रहे केंद्र में, जिनको इन्होंने ड्रॉप किया है शायद इन्हीं कारणों से, संतोष गंगवार जी ने कहा कि यूपी तो बेहाल है। तो अब किसकी बात मैं करूं? जहां तक बात आत्मविश्वास इनका है प्रमुख साहब का, देवेंद्र जी का मैं धन्यवाद इनको देता हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी को डिफेंड करने का एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जरूर करना चाहिए। आप जैसे जामात साथी को भाजपा में और कांग्रेस में, बाकी जगहों पे भी सभी दलों में आप जैसे कार्यकर्ता है होती है। डॉक्टर उपाध्याय, ये एक काउंटर क्वेश्चन, यही चीज आप पर भी लागू होती है। कांग्रेस की स्थिति हम कई राज्यों में इस समय देख रहे हैं, चाहे हम राजस्थान की बात कर ले, वहां का विवाद सुलझा नहीं है, या फिर जो कांग्रेस के दिग्गज है जिनका पीढ़ियों से नाता रहा है वो बीजेपी में आ रहे हैं, वो एक तरफ है। पंजाब का विवाद सिद्धू और कैप्टन का किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो आप भी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ये भी आपके लिए बड़ी बात है।
ये दोनों पर ही लागू आप होते हैं ये एकदम वाली अच्छा परिस्थिति? कही बोलिए, हैं, अब बोलिए। एकदम अच्छा कह रही हैं। हमारे यहाँ जो है, क्योंकि जो जो है होता मैं है वही वो बोल रही हूँ, दिखता जो है। है मौजूदा हालात हाँ, में वही एकदम बोल सच रही कह रही हैं। मैं हाँ। इस पर एकदम स्वीकार रहा हूं। मैं तो हाँ। आपके ऑन स्क्रीन स्वीकार रहा हूं हाँ। कि मतभेद यदि है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पार्टियों के अंदर मतभेद है, वो हमारे यहाँ दिखता है। इनके यहाँ 1.5 लोगों की सरकार चलती है। मुख्यमंत्री करो, आपने देखा कर्नाटका का मुख्यमंत्री बदल गया। क्या मुख्यमंत्री बदलने के लिए वो आवेदन दिया था कि अब मैं सक्षम नहीं हूं? क्यों बदल गया? क्या कभी कोई डिबेट किसी चैनल पर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि दबाव सब जगह है। ये पार्टी के अंदर भी इनके 1.5 लोग की जो सरकार चलती है, वो पार्टी के अंदर भी दबाव है और मीडिया के साथी पर भी दबाव है। 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदल गए। कभी रावत आए, कभी धामी आए, फिर रावत आए, आगे कौन सिंह आएंगे, क्या आएंगे, कहना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में भी बदल ही गए थे। बदलाव का तो संकेत है, अब जनता बदल देगी। तो और यह राजस्थान की बात आपने की है, वसुंधरा राजे जी इनके हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो है हम खुल के है कि है, और उसका समाधान भी हम लोग करते हैं। हम लोग छुपाते नहीं है। मतभेद का मामला आता है, उसको जरूर पार्टी के अंदर होता है तो मतभेद चलता है, उसको मनभेद नहीं होना चाहिए। इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री बदलने का काम अब अपने ही लोगों को कर रहे हैं। पहले साजिश के तहत कांग्रेस के मुख्यमंत्री को बदलने का प्रयास इन्होंने किया। अब जब देखा कि अब कुछ नहीं हो पा रही है तो अपना मुख्यमंत्री चेंज करना शुरू कर दिया है। तो देवेंद्र जी से मैं आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश जनता ने समझ लिया है कि अब जो है राम मंदिर के चंदा चोरों को जो है वहां पे इस बार नहीं बैठाएगी। ठीक है देवेंद्र जी, कम से कम उनकी पार्टी में बगावत होती है तो लोग बाहर तो आ जाते हैं। अगर कोई नाराज होता है तो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में तो चला जाता है। आप लोग तो अपनी पार्टी के नेताओं को आवाज तक नहीं उठाने देते हैं। पता कहाँ चलता है आप लोगों की जो अंतर्कलह होती है? मतलब आवाज को अपनी ही पार्टी के नेताओं की आवाज को दबाकर आप लोग रखते हैं। शानदार क्वेश्चन आया काजल जी, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अजय जी का। सीनियर भी है, अच्छी बात है। और उन्होंने एक अच्छा जिक्र किया, क्वेश्चन के माध्यम से आया, परिवार का जिक्र हो गया। पार्टी जब किसी परिवार की बात आती है तो परिवार से ही शुरुआत होगा कि किस परिवार में कलह कितनी है, किस परिवार का मुखिया शानदार है। आज पार्टी पर आकर वो टिक गई है बात। और अगर उनकी इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बढ़िया नेतृत्व है, बहुत मजबूत नेतृत्व है, और उनका नेतृत्व अपने घर में, अपनी पार्टी में, अपने कलह में अपने लोगों को नहीं समझा पा रहा, और एक नेतृत्व इस तरह से शांति से अगर कोई कलह हुआ, कोई बात हुई। वैसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं। 11 टीम के बैट्समैन होते हैं। क्रिकेट सबसे बढ़िया खेल आज की तारीख में, और 11 लोगों में ऑलराउंडर की जो भूमिका होती है, जिस तरीके से आप देखते हैं, उस भूमिका में, ऑलराउंडर की भूमिका में अच्छे अच्छे बैट्समैनों का, अच्छे अच्छे बॉलर्स का, ऑलराउंडर्स का चुनाव होता है, और बारी बारी से सबको आगे पीछे खिलाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का परिवार का नहीं, पारिवारिक पार्टी नहीं, बहुत बड़ी पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ विश्व में पहले नंबर का संगठन है। भारत की पहले नंबर की पार्टी है, जिसमें लगभग 20 करोड़ कार्यकर्ता छोटे से बड़े स्तर तक काम करते हैं, और जो बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ऐसी पार्टी का क्या फायदा जो देश में ही सारी विपक्षी पार्टियां उसके खिलाफ आ गई हों? हर जो पार्टी का नियम है, जो हर पार्टी का जो मुखिया जो फॉलो करना है, वो प्रदेश से, जिले से, संगठन से, ब्लॉक से, बूथ से लेकर फॉलो करता है एक एक कार्यकर्ता। ये हमारे परिवार का नियम है, ये हमारे परिवार की खूबसूरती है, ये हमारी पार्टी की पहचान है। इसी पहचान को जिंदा रखते हुए कांग्रेस को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये जो लड़ाई आप सड़कों पर लड़ रहे हैं, नवजोत सिद्धू से लेकर और बादल जो इनके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी, इनके इस लड़ाई को जिस तरीके से आप मंच पर लड़ते हैं, राजस्थान में आप क्या कर रहे हैं, सचिन के साथ क्या हो रहा है, गहलोत के साथ क्या हुआ था, माधव के साथ क्या हुआ था, या उनके बेटे के साथ क्या हुआ, जितिन के साथ क्या हुआ है, या और जो जहां जहां जिस तरीके की घटना घट रही है, तो चिंतन करने की जरूरत है कांग्रेस को। और चिंतन ये कर नहीं रहे, चिंता में अपना समय गंवा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी चिंतन कर रही है और आगे बढ़ रही है। ठीक है, चिंतन पर जवाब उपाध्याय जी आपको देना होगा। और एक और मेरा सवाल 2024 को लेकर होगा, क्योंकि मुद्दे पर वापस आते हैं। 2024 में नेतृत्व क्या कांग्रेस कर सकती है विपक्ष का? देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य को देखें और अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के यदि परिदृश्य को देखें हम, तो निश्चित बात यह है, कांग्रेस को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सबको लगता यही है कि शायद कांग्रेस ही नेतृत्व करेगी, शायद राहुल गांधी ही चेहरा होंगे, लगता ये भी है। देखिए, चेहरा कौन होगा 2024 का चुनाव अभी कहना अर्ली थोड़ा होगा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी जो है यूपीए का एक प्रमुख घटक दल है और मजबूत घटक दल है। लगाएं तो जल्दी होगा, और आप लोग एकता की तस्वीर दिखाएं तो वो जल्दबाजी नहीं होगी।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नाम का एकता की तस्वीर तो सबके सामने है, और हम लोग भी कह रहे हैं कि एकता शुरुआत हुई है, अभी प्रारंभिक चरण में वो भी है, वो भी अभी शुरुआत है। जो यूपीए के घटक दल हैं वो साथ हैं, इंटैक्ट हैं। कुछ नए लोग जो हैं उसमें हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर पे ग्रैंड अलायंस पूरे देश में बनना चाहिए, इसके हम समर्थक हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश में जो दलित, मजदूर, महिला और आम जनमानस की जो आवाज है, वो आवाज प्रमुख विपक्षी दल मिलकर के एक साथ बैठ करके बने, और जो तानाशाही पूर्ण रवैया इस सरकार का है, बेदर्द रवैया है, निकम्मापन है पूरे 5-7 साल में, और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी का आलम हुआ है पूरे देश में, किसानों पर अन्याय अत्याचार हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, इसके विरुद्ध आम जनता चूंकि चाहती भी है कि एक ऐसा अल्टरनेटिव वैकल्पिक मंच बने, राजनीतिक मंच बने, जिस पर हम वोट कर सकें, और यदि हम उस पर सफल होंगे तो जनता हमारे साथ होगी। जहां तक देवेंद्र जी ने कहा परिवार की पार्टी, उसकी पार्टी, ये सब तो चलती रहेगी बात विचारधारा के लेवल पर, लेकिन मुझे कई बार याद आता है कि परिवार का मतलब कभी अमित शाह के बारे में भी सोचते होंगे प्रमुख साहब, देवेंद्र साहब, और 1.5 लोगों की पार्टी जिस तरह से चल रही है मोदी साहब का और अमित शाह का, इसके अलावा तो किसी की वहां कुछ नहीं चलती है, चाहे अब विश्व के सबसे बड़े संगठन हो जाए। लेकिन सच्चाई यही है, सबको पता है कि मंत्रियों की क्या हालात हैं, संतरियों के क्या हालात हैं। जो पुराने बुजुर्ग लोग थे मार्गदर्शक मंडल में सब चले गए, जो थोड़ा बोलते हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में देवेंद्र जी पहुंचा देते हैं। पीछे जो 2 तस्वीर लगी है, देखिए कितना कंट्रास्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तिगत सम्मान मैं बहुत करता हूं, उन्होंने देश की राजनीति में एक अलग पहचान अपनी रखी थी, भाजपा में बेशक थे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी भी एक ऐसी पहचान है कि पूरा देश अब नफरत कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बंटवारे की राजनीति की, इन्होंने लोगों को तोड़ने की राजनीति की, कभी हिंदू मुस्लिम की, कभी जाति धर्म के नाम पे राजनीति की। आज पूरा देश उसका कहीं ना कहीं निशाने पे, आप देखिए ना, नॉर्थ ईस्ट का 2 राज्य भाजपा के राज्य हैं, देवेंद्र जी के राज्य हैं, मिजोरम और असम, किस तरह लड़ रहे हैं, और एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री पर FIR लॉन्च कराया है। ये तो आलम है। मोदी जी है तो मुमकिन है, सब हो सकता है। जो विवाद हो रहा है देवेंद्र जी, ये विवाद किसी से छुपा नहीं है, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति वाला, धर्म की राजनीति वाला, ये वाली जो राजनीति है, इसका आरोप बीजेपी पर ही क्यों लगता है? देखिए काजल जी, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबका अधिकार है। आस्था की बातें अगर बीजेपी करे तो ठीक है, राहुल गांधी जनेऊ पहन लेते हैं तो आप सवाल उठा देते हैं, आप वो मंदिर में पूजा करने चले जाते हैं तो आप सवाल उठा देते हैं, ममता बनर्जी अगर चंडी पाठ करती हैं तो आप लोग सवाल उठा देते हैं। नहीं, हम सवाल कहाँ उठाते, सवाल जब बनते जब भी तो उठते हैं। उनका साफ कहना होता है कि धर्म का ठेका क्या आपने लिया हुआ है। नहीं, एक चीज अभी आपने मेरे ही क्वेश्चन का जो है जवाब निकाल दिया। जिस तरह से आपने कहा है कि आप ही पर क्यों उंगली उठती है, मैं तो ये कहता हूं कि ऑन रिकॉर्ड जो है आप उठाकर देखिए कि 7 वर्ष का जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है 2014 से और अब तक, और इससे पहला माननीय मनमोहन जी का कार्यकाल आप देखिए, कांग्रेस का 60 वर्ष का कार्यकाल निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हिंदू मुस्लिम देश में कब कहां हुआ। और उत्तर प्रदेश की पोजीशन, आप सपा बसपा की दोनों की पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 से लेकर चलनी है, यूपी में 14 तक रही है, उनका कार्यकाल निकाल लीजिए। कितने हिंदू मुस्लिम, मुजफ्फरनगर, कैराना जैसी घटनाएं घटती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हाहाकार मचे हैं, जो हालात रहे हैं, या जो क्राइम से लेकर हिंदू मुस्लिम तक, सारा जवाब आपको ऑन रिकॉर्ड मिल जाएगा कि देश के हालात क्या क्या रहे हैं। चलिए वो छोड़िए, ये जो नया मंत्रिमंडल बना, ठीक है वो छोड़िए, जो नया मंत्रिमंडल बना है, क्या आपने इसमें जातियों को साधने की कोशिश नहीं की? देखिए, मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं आपको, हमारे यहाँ पारिवारिक मामला, जात पात का मामला कहीं ओपन नहीं होता। जैसी जिसकी हिस्सेदारी है संगठन में, उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसका बनता है। और जो योग्य व्यक्ति हैं, सबसे पहले उसका चरित्र देखा जाता है, उसका काम देखा जाता है, उसकी योग्यता देखी जाती है, जब उसको जिम्मेदारी दी जाती है। और एक भी मिनिस्टर ने सवाल उठाता विपक्ष क्यों बदले गए या किसी ने कुछ कह दिया, अगर कोई बात निकल कर आई है तो मुझे ऑन रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, डिबेट के माध्यम से बता सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं, चाहे वो अपनी मर्जी से गए हों या वो संगठन की मर्जी से हटे हों। नए मंत्रियों को कब किसको जाना है, ये सब एक, मैंने जो कहा ना, डिसिप्लिन जिसकी बात होती है वो है पार्टी का, एक आस्था है, जिसको जो जिम्मेदारी जाए वो सीधा अपना काम पर निकल जाए। और हमारे जो है, आपने स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री जो थे निशुंक करके आपने देखा था, उन्होंने स्वयं कहा था कि उनका स्वास्थ्य जो ठीक नहीं था, इस वजह से लिखित में उन्होंने दिया था। और कई मंत्रियों ने अपनी मर्जी से कहा। हमें जरूरत है कि हमें किस मिनिस्टर को कहां यूज हो सकते हैं, चुनाव हमारे सर पर है,
विपक्ष जिस तरीके से एकत्र तो हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है और अपने सारे दलों को जोड़ रहा है, उसके हिसाब से हमारे पास जो योग्य व्यक्ति हैं उनको मंत्रिमंडल विस्तार के समय क्या 2022 और 2024 को ध्यान में रखा था? जी, क्वेश्चन नहीं मिला। 2024 और 2022 को क्या ध्यान में रखा था आप लोगों ने जब मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था? क्योंकि ऐसी बातें चली थी कि आप लोगों ने इलेक्शन के मद्देनजर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये चीज हम जब हमारा काम है, हमें 2022 और 24 में चुनाव में जाना है, हाँ। तो ये तो हमें ही तो तय करना है, या विपक्ष को पूछ के करेंगे हम, या हमारी ऐसी पार्टी है कि हमें विपक्ष की सलाह लेनी पड़ेगी। जो पार्टी हमारे सामने है, जो पार्टी कभी 250, 230 के एमपीज की पार्टी थी, पूर्ण बहुमत की सरकारें 7 साल से चला रही है, आज उसे अपना अस्तित्व बचाने में जितनी दिक्कतें आ रही हैं, जिस हिसाब से उसे अपना परिवार तक नहीं बचा पा रही, वो पार्टी की तो बात छोड़िए, अपने स्वयं को नहीं बचा पा रहे, ये इससे बड़ी दुखद घटना हो नहीं सकती। चिंतन की फिर उनको जरूरत है, सोचने की उनको जरूरत है, हमको जरूरत नहीं है। हमें तो लड़ना है, हमारे सामने तो पता है कि महागठबंधन बन चुका है पहले ही, और महागठबंधन से देखिए अब तो चाइना और पाकिस्तान और बचा है, अगर जरूरत पड़े तो वहां से और जोड़ने 2-4। हिंदुस्तान में जिस तरीके की भारत में जितनी भी विपक्ष की पार्टियां एक हो सकती थी, हिंदू मुस्लिम चला सकती थी, सरहदों की बात चला सकती थी, या सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा कह सकती थी, या ठीक है डॉक्टर उपाध्याय, लास्ट रिएक्शन आपका होगा क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा था। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र जी, विपक्ष की एकजुटता को देखते हुए आपको थोड़ा बहुत तो शायद लगता होगा कि एक मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ आ रहा है, कभी कभी खुद पर गर्व होता होगा। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो आपकी तरफ से ही आगा काजल जी। ये जो एक लास्ट में शब्द आया, गर्व होता होगा, क्योंकि आपका मेरा सवाल जो आपका रिएक्शन देखकर आता है। नहीं, मुझे इस बात कुछ ऐसे ही होते हैं। नहीं, ठीक कहा आपने, ठीक पहचाना। मुझे इस बात का वास्तव में गर्व है कि आप जो सोचने की बात है, देखिए हमें इस चीज से डर लगना चाहिए, जिस तरीके से विपक्ष कहता कि हमको देख के डरना चाहिए या बीजेपी को सोचना पड़ेगा। हमें इस बात की खुशी होती है कि आखिर जो विपक्ष, देखिए बहुत बड़ी एक घटना में यूपी की याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने आप अभी 2 नवंबर की बात की थी, वो जब कांग्रेस का उसका सपा का गठबंधन था, एक बहन जी का भी गठबंधन था, एक बहन जी का भी मामला इस तरीके से हुआ था कि जब 90 के दौरान की बात है राजनीति में, तो उनके साथ एक गेस्ट हाउस कांड हुआ था यूपी में। आपको लगभग उसे पता भी होगा, अगर उसे निकालोगे, सर्च करोगे तो उसकी डेट मुझे पूरी तरह से क्लियर नहीं कौन सी थी, लेकिन ऐसी घटना थी कि जिसमें माननीय मुलायम सिंह जी बहुत दागदार हुए थे और उस राजनीति को, भारत की राजनीति को बड़ा झटका लगा था। और जब एक ऐसे हालात आए 2000, आपने देखा कि वो भी हमें 19 में देखने को मिले। जिस तरह से हमने यूपी की स्थिति देखी, जब महागठबंधन हुआ तो बहन जी भी मुलायम सिंह जी के साथ चली गई, जो बड़ी घटना घटी। और इससे ऐसी चीजें जो निकल कर आ रही हैं, ये हमें गौरवान्वित करने वाली बात है। देखते हैं, रोमांचित करेंगे, सीरियस करेंगे, रोमांचित करेंगे। देखते हैं, डॉक्टर दयाशंकर इस समय हमारे साथ टीएमसी से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दयाशंकर, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। डॉक्टर दयाशंकर, विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना क्या ममता बनर्जी का प्लान है 2024 के लिए? 2024 के लिए क्या, हमेशा के लिए संगठित करना। हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग संगठित रहे। माँ माटी मानुष की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं। हम लोग तो कभी किसी को तोड़ने की बात करते ही नहीं है। और समान विचारधारा की पार्टियां अगर साथ रहती हैं तो बहुत ही बेटर होता है। और जिस प्रकार से विपक्ष में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर विपक्ष जो है संगठन बनाता है या जोड़ने का कार्य करता है, तो एक ऐसी पार्टी है उसके यहाँ पता नहीं कैसी खलबली मच जाती है, जिसका खुद 20-22 का गठबंधन हो, सरकार में कितने लोग रहे, साथ छोड़ के चले गए। तो इनके गठबंधन को, ये अपने गठबंधन के बारे में बताते नहीं है कि बीच में ही आपके मंत्री रहे राजभर जी, वो चले क्यों गए, शिवसेना क्यों छोड़ के चली गई। तो खैर ये इनका पर्सनल मामला है, क्यों चले गए। अभी सुनने में आ रहा है कि बाबुल सुप्रियो भी संन्यास ले लिए। अभी तो उनकी उम्र थी राजनीति करने की, संन्यास लेने का क्या उड़ती खबर आ रही है। तो क्या इनके पार्टियों में ऐसा है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये अपने
जो कार्य किए हैं, कार्यों को बताएं 2024 में कि हमने महंगाई लाया, रोजगार लोगों को छीना, और बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको बताया कि कपन ठीक है, से आते हैं छीनी महंगाई गई। और रोजगार पर आते हैं। लेकिन ममता बनर्जी की मुलाकातें, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करना, सोनिया गांधी से मुलाकात करना, राहुल गांधी से मुलाकात करना, ये मुलाकातें क्या कहती हैं? देखिए काजल जी, ये मुलाकातें ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी मुलाकातें थी। वो लोग हमारे विचारधारा के, हमारे पार्टी की विचारधारा के लोग हैं और उनसे मुलाकातें परस्पर होती रहती हैं, क्योंकि इतने बड़े जो विश्व की बड़ी पार्टी अपने होने। मुद्दे पर वापस आते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। डॉक्टर दयाशंकर, एक और सवाल मेरा आपसे होगा। सवाल ये होगा कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, ये जो नारा है इस बार और ये जो एकता की तस्वीर है, हम 2019 में भी देख चुके हैं एक बार, अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपका रिएक्शन? देखिए, फायदा की अपने वो चिंता करें कि सरकार में ही लोग संन्यास ले रहे हैं। संन्यास तो लेंगे ही। अगर कोई मिनिस्टर है और सांसद वो है, उसको कभी कहा जाए कि विधानसभा आप लड़के दिखाओ, तो हास्य प्रदत्त स्थिति किसी को सर्कस टाइप आप बनवाएंगे। कोई व्यक्ति होता है कि मान लीजिए वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट करेगा, उससे ऊपर की डिग्री लेगा। ये नहीं कि अब हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो 8 में एडमिशन लेंगे। तो लोगों के अंदर ये तो भावना जागृत होगी ना कि भाई अब हम क्या करें, हम सांसद से केंद्रीय मंत्री बने, मंत्री के बाद ऐसा न हो कि विधायकी हो, इसके बाद मालूम चले कि मेयर वाले चुनाव हो तो उसमें लड़ना पड़े, उसके बाद और कोई चुनाव ग्राम प्रधानी वाला हो जाए तो उसमें लड़ना पड़े। तो बहुत सी है, और खैर वो पर्सनल इन लोगों का मुद्दा है। और रही बात कि ये लोग अपने गठबंधन में भी चर्चा करें कि इनके साथ शिवसेना हुआ करती थी, क्यों साथ छोड़ दी, राजभर हुआ करते तो उत्तर प्रदेश में साथ छोड़ दिए, और अदर प्रदेशों से जो परिवर्तन की बात करते थे, पूरे देश में अब परिवर्तन की लहर दौड़ चुकी है। तो इनको अपने चिंता करनी चाहिए, और जो कार्य किए हैं लोगों का, देश में जो कार्य किए हैं, देश का कितना उत्थान किए हैं, कितना रोजगार दिए हैं, महंगाई में कितना उत्थान किए, इस पे चर्चा करते तो अच्छा होता। ठीक है देवेंद्र जी, महंगाई और बेरोजगारी ये सब आप पर भारी पड़ने वाली है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है काजल जी। पहले तो मैं इनका जवाब ये दे देता हूँ कि एक बार अपने गिरबा में झांकने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमें सिखा रहे हैं भाई आपके साथ कौन कौन गया। अगर आपने अपना एक बार उठा के देख लिया, चुनाव से पहले क्या भगदड़ मची थी, आपकी दीदी के जो है पैर भी नहीं बच पा रहे थे। ये रही बात, हार जीत तो चलती है लोकतंत्र में, लेकिन हम 3 से 76 वाले सीट बने हैं, बंगाल में बहुत अच्छे से आए। और लोकतंत्र की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, चुनाव के बाद जो बंगाल के हालत हुए हैं वो तो पाकिस्तान के भी नहीं है। जिस तरीके का कतलाम मचाया आप लोगों ने, वहां से आम आदमियों को काटा है दिन में, और बम्बे उनके मकानों पर फेंक फेंक कर उनको उजाड़ा है। ये 2019 में जवाब दिया जाएगा। इस तरह से सोचनी है दीदी दिल्ली में आकर जान बच जाएगी, या कांग्रेस इतनी बेवकूफ है जो राष्ट्रीय पार्टी है कि तुम्हें चेहरा बना के चुनाव लड़ लेगी, तो मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने हैं, इन्हें देखने से काम चलने वाला नहीं है। रही महंगाई की बात, तो कोविड के साथ साथ महंगाई का भी, जैसे कोविड का जवाब दिया, कोविड-19 वैश्विक महामारी होने के दौरान विश्व में हमने अपने आप को साबित किया है। देश में चिल्लाते रहिए आप, वैक्सीनेशन से लेकर सब चीज पर फर्स्ट में रहे हैं, और विकासशील देश होने के नाते विकसित देशों के साथ खड़े हुए हैं। विकसित देशों को भी दिशा देने का काम किया, ये गौरव की बात है हमारे लिए। ये गौरवान्वित करती है भारत के उस नाम को, भारत के उस प्रधानमंत्री को जिसे दुनिया मानती है। तो हमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं है काजल जी। हम बहुत तथ्य के साथ, ईमानदारी के साथ तीसरी बार इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। और 2022 मुद्दे पर ही आते हुए डॉक्टर दयाशंकर से मेरा सवाल होगा। ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, कि ममता बनर्जी सिर्फ 2024 की तैयारी नहीं कर रही है, सुनने में ये भी आ रहा है कि वो 2022 में यूपी में भी जा सकती हैं सपा के पक्ष में प्रचार करने। देखिए, हमने कहा कि या पार्टी की जो पॉलिसी होती है कि अपने साथ की जो भी पार्टियां समान विचारधारा की हैं, सबको साथ लेके चलने का हम लोग कार्य करते हैं। ये नहीं कि साथ में गठबंधन किए हैं और उसी पार्टी पे दौड़ा डाले हैं। पासवान जी का मामला देखिएगा कि किस तरह से, एक बार तो आप लोगों को अमरबेल की कहानी सुनाए थे कि जो उससे सड़ता है उसको खत्म हो जाती है, और मालूम चला कि उनके स्वर्गवास होने के बाद पार्टी में ही विघटन हो गया, मंत्री कौन बन गया। तो इनसे तो और भी पार्टियां सीख लेंगी देश में कि क्या हो रहा है। और जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, तो सही बात है कि जिस प्रकार के इनके पार्टी के लोग कार्य कर रहे हैं, और पेगासस का मामला जो चल रहा है, ये भी एक ऐतिहासिक घटना है। और इस पे तो ये लोग सांसद भवन में बोलने को तैयार ही नहीं है, न तो इस पे कोई कमेटी बना रहे हैं, न जांच की बात कर रहे हैं।
तो बहुत से मुद्दे हैं और ये तो ममता स्वीकार बनर्जी कर लें अखिलेश जिस के प्रकार पक्ष से में कोविड प्रचार की- करेंगे या नहीं? इस सवाल पर आ जाइए डॉक्टर कोविड की दयाशंकर। जिस बात कर रहे हैं तो डॉक्टर कोविड में तो दयाशंकर, इस चीज का जवाब इनके, दीजिए डॉक्टर दयाशंकर। मेन प्रचार मंत्री ने भी बताया था कि कोई ऑक्सीजन से नहीं मौत हुई, तो ये प्रवक्ता महोदय बताएं कि क्या ये सत्य है कि ठीक ऑक्सीजन से है, मौत मैं नहीं उनसे हुई है? पूछूंगी डॉक्टर दयाशंकर, इतना बताइए, ममता बनर्जी अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे कि नहीं? देखिए, जो भी समान विचारधारा वाले दल हैं और जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व का निर्देश होगा उसके निर्देश में प्रचार किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा और बीजेपी के साथ खेला करने का कार्य किया जाएगा। एक और आखिरी मेरा सवाल होगा, हालांकि उसका जवाब भी मुझे पता। आप लोग देखते हैं कि ममता बनर्जी मोदी को टक्कर दे पाएंगी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब आने वाला जब 2 सीट वाली पार्टी अपने आप को, कभी वो भी दान में 2 सीट मिलती रही हो और सत्ता में आई हो और कहती हो कि हम विश्व की बड़ी पार्टी है, तो टीएमसी के पास कितने सांसद सिर्फ एक जगह से होते हैं और अदर छोटे स्टेटों में चुनाव होंगे जो स्टेट के, तो इसमें देखने को मिल जाएगा। 22 का चुनाव बताएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। समय की कमी है। 2022 का चुनाव बताएगा और 2024 का भी चुनाव बताएगा कि खेला किसका होगा, मोदी का या फिर विपक्ष का। बहुत शुक्रिया आपका। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।